रुकने के बाद यह देखा गया कि उस फूल सांप का सिर दरअसल औरत का था। यह वास्तव में जापानी किंवदंती में वर्णित एक जल यक्षिणी है, जिसे रून्यो कहा जाता है। जिसे भी यह दिखाई देती है, वह भयंकर बीमार पड़ जाता है। ओनम्यो यिन यंगशी ने इसे लकड़ी के गड्ढे में डाल दिया था, शायद इसलिए कि यह ताबूत के साथ जल और लकड़ी का मेल बनाकर 5 तत्वों में से अग्नि और धातु को दबा सके और नीचे कैद राक्षस सेनापति को भागने से रोक सके। यह भी संभव है कि यह सिर्फ आसपास के लोगों को डराने के लिए रखा गया हो, ताकि लोहे की कीलों का राज छिपा रहे। ज्योतिष शास्त्र में सांप और सूअर की राशियां एक दूसरे की शत्रु मानी जाती है। इसलिए जब सूअर राशि वाला मजदूर इसे देखता है, तो बिना झिझक उसे काटकर मार डालता है। परंतु रूनियों का तत्व पानी होता है। जैसे ही इसे मारा गया, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। मान्यता है कि अगर वर्षा के दिन दाह संस्कार हो, तो मृत आत्मा अच्छे स्थान पर नहीं जा पाती। इसलिए सुझाव दिया गया कि पहले ताबूत को अस्पताल की शवगृह मोर्चरी में रखा जाए और अगले 5 भूत वाले दिन पश्चिमी कैलेंडर में जिन तारीखों का अंतिम अंक 9 या 0 होता है, पर दाह संस्कार किया जाए। लेकिन अमीर व्यक्ति को डर था कि अस्पताल ले जाने पर मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज करनी होगी और मामला सबको पता चल जाएगा। तभी लाओ गांव ने कहा कि उसने सब इंतजाम कर लिया है। उसने कर्मचारियों को कुछ पैसे दिए और पीछे के दरवाजे से ताबूत शवगृह में रखवा दिया। वहां का कर्मचारी उस आलीशान ताबूत को देखकर हैरान रह गया। वाह, सचमुच बहुत कीमती है। शाम को जब स्टाफ चला गया, लाओ जिन ने लाओ गांव से कहा कि वह ताबूत की रक्षा करे और किसी को भी खोलने न दे। खुद लाओ जिन कार से वापस बाओगुओ मंदिर गया, ताकि जापानी फेंगशुई मास्टर के बारे में जानकारी जुटा सके। वहां उसने एक भिक्षु से पूछा, क्या उस अध्यक्ष का नाम जी शुनिंग है? नकारात्मक उत्तर मिला। फिर उसने पहाड़ी पर बने अनाम कब्र के बारे में पूछताछ की। भिक्षु ने बताया कि अफवाह है कि वहां कभी कोरिया का सबसे धनी व्यापारी दफन है। कुछ कहते हैं कि वह अज्ञात सम्राट की कब्र है। इसी कारण बहुत से चोर कब्र लूटने आए थे। लेकिन अचानक एक दिन वे सब गायब हो गए और सिर्फ उनके औजार और रहस्यमय लोहे की कीलें वहां पड़ी रह गई। लाओ जिन उन कीलों को देखकर गहरे विचार में डूब गया। इसी बीच शवगृह से खबर आई कि अनहोनी हो गई है। असल में लाओ गांव जब खाने गया था, तो वही लालची कर्मचारी चुपके से वापस आया। उसने कीमती ताबूत देखकर खजाना लूटने की सोची। तभी वहां हुआलिन और फेंगजी पहुंच गए और उसे पकड़ते पकड़ते वह भाग गया। कहानी अब तीसरे अध्याय में प्रवेश करती है। खबर मिलते ही लाओ जिन तुरंत अस्पताल पहुंचा। शुक्र था कि हुआलिन को सिर्फ हल्की चोटें आई और कभी कभी उसकी नाक से खून टपकता था। उसी समय दूर अमेरिका में रह रहे अमीर व्यक्ति फौहाव के घर पर भी अजीब घटनाएं होने लगी। उसका लकवाग्रस्त पिता खिड़की पर बैठा बाहर खाली आकाश को ताकते हुए बड़बड़ाने लगा, बेटा, तुम्हारा दामाद, दरवाजा खोल। खिड़की खुलते ही ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया। आईने में नजर डालने पर एक भूत की छाया मेज पर झुककर भूखे जानवर की तरह खा रही